सभी को मेरा नमस्कार। आज जो हम आर्टिकल करेंगे वो एक्सरसाइज यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10+2 फिजिक्स का जो है नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे आज हम, जिनमें फर्स्ट आर्टिकल करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, रिलेशन बिटवीन स्टैट कूलम एंड कूलम क्या है, यूनिट जो है फोर्स के चार्ज के, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये चीज़ आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले करेंगे हम कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में दो टाइप में करेंगे, एक लीनियर फॉर्म में, एक जो है हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, 3 डायमेंशनल फॉर्म में। तो सबसे पहले एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो हम नोटेशन यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ F12, ये वेक्टर नोटेशन हो गया, और दूसरा लिखता हूँ F21। ये क्या चीज़ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे मैं दो चार्जेज ले देता हूँ, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो एक क्या करेगा कि फोर्स, रिपल्सन फोर्स होगी दोनों में, एक फोर्स इधर को करेगा, फोर्स 1 2, और दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी F21। ये वेक्टर लगा दिया। ठीक है, और ये लाइन जो है ज्वाइनिंग इधर को बन गई, दोनों के बीच की सेपरेशन जो है R है, और इसको R1 2 करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए बी कर लेते हैं, A to B, Q1 to Q2, और जो डिस्टेंस इधर को आएगी वो आएगी R, इधर की डिस्टेंस जो है ऐसे, तो इसको R21 वेक्टर नोटेशन इधर को ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हम करेंगे? F12 क्या है? जो पहला डिजिट है समझ लेना है, उसको बोलते हैं ऑन, और सेकंड जो है होता है ड्यू टू। ठीक है, तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, 1 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये क्या बन गई, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये नोटेशन जो है समझने बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसी प्रकार R12 है द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, एंड R21 डिस्टेंस फ्रॉम B Q2 चार्ज टू Q1। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, यहाँ पे नोटेशन वेक्टर है। तो अब कूलम्स लॉ बोलता है, एक और है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमने फर्स्ट ईयर में +1 में जो है वो डिफाइन कर लिया है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इटसेल्फ ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर इटसेल्फ ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, इसे बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब ये वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ है, तो डायरेक्शन की नोटेशन जो है वो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R21। ठीक है, ये क्या आ गई यहाँ पे, द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ये अगर लाइन समझ आ गई तो सारा समझ आ जाएगा। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम Q2 टू Q1, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इधर को लग रही है। इसी प्रकार जो है हम दूसरी भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लिख देना है, R 2 1 है 1 2, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2 इधर को लग रही है तो इधर को आ जाएगी इनटू यूनिट वेक्टर R21 इंटू यूनिट वेक्टर R12, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर नोटेशन में आ गया। इसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कैसे। यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 जो है 21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे हम इस नोटेशन को उठा देते हैं पहले और इसी को एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिमिलरली हम सेकंड को लिख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी सॉल्व करके यहाँ से इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर आ गया प्लस एक और यहाँ आ गया तो क्यूब बन गया, यहाँ पे क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ठीक है, R21 वेक्टर। ये वैल्यू जो है हमारा ये आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन लीनियर, जब फोर्स जो है आपकी 1 डायमेंशन है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिए तो ये आ गया फिर यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, क्यूब इंटू R12, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं इस डायरेक्शन में। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑन दी सेकेंड पार्टी का, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली है कि ये जो है ना फोर्सेस R1 to 2 1 जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्सेस क्या होगी, इन दी अपोजिट डायरेक्शन लग रही है, रिपल्सन हो रही है, इधर को लग रही है, दूसरी है, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है बिकॉज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया हमारा एक लीनियर फॉर्म में। अब इसी को हम करेंगे इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आता है जब कोई दो चार्जेस जो है अपनी पोजीशन 3 डायमेंशन स्पेस में कर लेते हैं और किसी भी रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन जिसे कहते हैं हम, उसकी डायमेंशन से वहाँ पे हम उसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारे पास 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z, ये 3 डायमेंशन है। ये हमारा ओ के रिस्पेक्ट में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज Q1 यहाँ पे है, Q2 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे Q2 है, ये हमारा Q1 है, इस पोजीशन पे ऑरिजिन को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास R1 है डिस्टेंस, ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द A पॉइंट एंड B पॉइंट है, ठीक है। दोनों प्लस चार्जेज हैं, इसकी फोर्स इधर को लग रही है, इधर इसकी फोर्स जो है इधर को लग रही है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है, इधर को लग रही है, ठीक। और ये सेपरेशन जो है ये हमारे पास दोनों के, अब इसमें लगेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जैसे हम फोर्स निकालेंगे F2 तो इधर को डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगी R2 - R1 इन दिस केस
माइनस करके, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास ट्रायंगल लॉ से आ जाती है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि लेट अस कंसिडर टू चार्जेस, ये दोनों चार्जेस जो है, एक फोर्स जो है इधर को लग रही है, एक फोर्स जो है एक सेपरेशन इधर से Q1 to Q2 है, एक इधर से इधर को है, ठीक है। अब लेट अस कंसिडर लेट Q1 एंड Q2 ये भी प्लस है, बी दी चार्जेस located at point A and B respectively, या ए पॉइंट एट डिस्टेंस भी कर लेते हैं, एट डिस्टेंस R1 and R2 from origin respectively, ठीक है। रिस्पेक्टिव मीन्स ए जो है R1 है और बी जो है R2 है, ठीक है। ए भी जो है हमारे पास क्या है, ए बी ए दी पोजीशन वेक्टर, ए जी क्या है हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब फोर्स निकालनी है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, ये जो फोर्स लग रही है ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, R कौन सा है, दैट इज इक्वल टू इधर को लग रही है तो 2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, क्यूब आ जाएगा सीधा इसमें, क्यूब क्योंकि पिछले आर्टिकल में हमने कर लिया यूनिट वेक्टर को, और यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई इस टाइप में, ठीक है, Q1। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर्स का होल क्यूब, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। अब आगे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पोजीशन वेक्टर जो है या जो आपका वेक्टर नोटेशन है इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे है, और हम लोग ने ये यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं के से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, टू चार्जेस को हम सपोज Q1 एंड Q2 टू चार्जेस हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R अपार्ट,
प्लेस्ड इन फर्स्ट ऑफ ऑल एयर ऑन वैक्यूम, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू, या वैक्यूम, एयर को भी हम 1 मान लेते हैं, वैक्यूम के लिए भी 1 मान लेते हैं, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इन मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो निकालना होता है। इन मीडियम द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस अगेन द सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 पाई, इन मीडियम कर देते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है क्या, फ्री स्पेस और एयर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 2, ठीक है। तो रेशो ऑफ, किस चीज़ का रेशो, फोर्स ऑन टू चार्जेस इन वैक्यूम ओवर मीडियम, ठीक है, डिवाइडिंग के इज इक्वल टू क्या होता है, जो के कांस्टेंट आ गया, फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड एट द सिमिलर डिस्टेंस अपार्ट। पहले रखेंगे हम उसे एयर में, फिर फोर्स निकालेंगे, उसके बाद उस मीडियम में ले जाएंगे, मीडियम में निकालने के बाद फोर्स आ जाएगी, फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई ε m, रिवर्स हो गया इसको, ये चीज़ जो है ऊपर चली जाएगी, इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, Q1 से Q2 कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, R से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू ε m अपॉन εair, और इन ए आगे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द रेशो ऑफ permittivity of the medium to the permittivity of the free space or air is known as dielectric constant। अब आगे आ जाता है कि what are the electrostatic and gravitational forces, वो क्या है और उनमें सिमिलरिटी क्या है, और उनमें जो है कौन सी फोर्स कितनी ज़्यादा है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है, पहले बोलते हैं सिमिलरिटी, जो दोनों में सिमिलर चीज़ क्या है कि दोनों फोर्सेस जो है सेंट्रल फोर्सेस है। नंबर 1 सेंट्रल फोर्सेस, दैट इज एक्टिंग along line, one line, acting along the one line, एक लाइन के ऊपर जो है दोनों एक्ट करते हैं। सेकेंड इज बोथ द फोर्सेस फॉलो द इनवर्स स्केयर लॉ, F is inversely proportional to the distance, इसे बोलते हैं हम इनवर्स स्केयर लॉ, ठीक है। थर्ड इज के कंजर्वेटिव है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड, इंडिपेंडेंट टू पाथ फॉलोड, ठीक है। क्योंकि कंजर्वेटिव होते हैं
जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, और नॉन कंजर्वेटिव होती हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, तो नॉन कंजर्वेटिव है। और फोर्थ पॉइंट है कि दे एग्जिस्ट इन वैक्यूम आल्सो, दे एग्जिस्ट इन वैक्यूम आल्सो, वैक्यूम में भी वो एग्जिस्ट करते हैं। इनमें सिमिलरिटी है, जो सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी होती है भाई उसमें आपस में जो है कौन सी चीज़ें जो है नहीं मिलती हैं। डिसिमिलरिटी होती है जैसे पॉइंट्स हैं जिनमें वो आपस में जो है सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो डिसिमिलरिटी क्या है वो भी यहाँ पे मैं ब्रीफ में लिस्ट कर देता हूँ। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है? ये अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ठीक है, ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव है। ठीक है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये अट्रैक्टिव है। ये रिपल्सन नहीं है इसमें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें जो है वो रिपल्सिव नहीं है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव भी हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। अब इनमें जो है कि नंबर 1 दूसरा पॉइंट आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम अभी निकाल देते हैं एक्सप्रेशन में। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी में जो यहाँ पे पॉइंट्स आया है, एक कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दे आर मच लार्ज एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो पार्टिकल लेते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, कौन से लेते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर अपार्ट इन वैक्यूम। ठीक है, किस में ले लेते हैं? इन वैक्यूम। दो चार्जेस जो है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो है होना बहुत ज़रूरी है जो कि याद करने पड़ेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मास, इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होगा इसमें, चार्ज भी है, मास भी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो चार चीज़ें हैं आपको परमानेंट याद करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो है आ गई मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻20 किलोग्राम। ठीक है, अब दोनों के ऊपर चार्ज है, तो चार्ज सिमिलर है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है -19 कूलम। ठीक है, ये दोनों चार्जेस सेम होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, ये ख्याल रखना है। और उसके बाद आ गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है,
और इसके यूनिट जो यहाँ पे लिखते हैं -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, आर डिस्टेंस होगा पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर, जो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब एक 5 चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME, ये आगे भी काम आती हैं। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻20 किलोग्राम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे। अगर ये वैल्यू हमारे पास पता है, वैक्यूम में रखा है, तो FE इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी हमने, R को हम R ही रहने देते हैं, दोनों में इन्वॉल्व होगा, तो R की वैल्यू तो रखनी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा चार्जेस 9.1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर, इसकी वैल्यू नहीं लिखी है, इस वैल्यू लिखो बिल्कुल पहले। कौन सी वैल्यू, ये आ गई आपके पास 1/4πε0 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिख देते हैं, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू इशारा करके जो है ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, F ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, FG इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, R को रहने देते हैं यहाँ पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आ गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, अब आगे वैल्यू लिख जाइए, M1 M2 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, FE अपॉन FG, इसको क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 we get FE अपॉन FG इज इक्वल टू, वैल्यू रखते जाओ आप, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ओवर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 10⁻39, इसके बराबर ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली, बाय इग्नोरिंग दी फ्रैक्शनल जो फिगर है वहाँ पे, तो ये आ जाएगी। तो FE क्या शो कर रही है कि FE
एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 10⁻39 टाइम्स ऑफ एफ जी। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है, तो ये रिलेशन है, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज मच लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम। ये हमारे पास चार्ज के जो यूनिट हैं, एसआई यूनिट है और दूसरा जो है सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों के रिलेशन दोनों में क्या है? रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टेट कूलम, ये हमारे पास सीजीएस है और ये एसआई। ठीक है, लेट 1 कूलम इज इक्वल टू एक्स स्टेट कूलम। ठीक है, इसके बराबर मान लेते हैं एक्स वैल्यू है। अब हमें नहीं पता एक्स क्या है, एक्स को हमने निकालना है। ठीक है, तो एसआई सिस्टम जो है उसमें फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, जो हमने फर्स्ट आर्टिकल में कर रखा है इसमें, इंटू 1 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर को भी 1 मीटर हम अपार्ट कर लेते हैं 1 स्क्वायर। ठीक है, तो आगे 9 × 10⁻9, एक आगे आपके पास फोर्स है न्यूटन। कि दो चार्जेस को हम 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं और किसमें, वैक्यूम में, तो वैल्यू हमारे पास फोर्स की आ जाती है। ठीक है, और अगर सीजीएस सिस्टम में हमने इसको करना है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, तो इन सीजीएस सिस्टम इट इज एक्स, तो चार्ज क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया है। तो सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ 1/4 πε0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 1 इसे हम सीजीएस सिस्टम में कर लेते हैं। तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर आ जाएगी, हम यहाँ पे फोर्स लिख देते हैं कि फोर्स उन दोनों चार्जेस के ऊपर जो है किसके बराबर आ जाएगी, 1 × x अपॉन 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई x² अपॉन 10 की पावर 2 to 4, 10 की पावर 2 to 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो एक हमारे पास जो फोर्स जो है दैट इज द सेम, फोर्स इज एक्टिंग दैट इज इक्वल टू सेम, देयरफॉर ये जो इसमें आगे हमारे पास फोर्स एक्स के रूप, ये किस में आई, सीजीएस सिस्टम में, क्योंकि हमने एक्स माना। इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एसआई सिस्टम में, विच इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू x² अपॉन 10⁻4 इंटू, जो SI में इसे कन्वर्ट करना है तो कौन सी वैल्यू जो है, डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, और 1 डाइन
इज इक्वल टू 1/10⁵ न्यूटन। ठीक है, 1/9 जो है तो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो इसको फोर्स इज इक्वल टू 1/10⁵, ये सारी कौन सी बन गई, न्यूटन में बन गई। दैट इज इक्वल टू x²/10⁹ ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों इक्वेशंस क्या हैं, वो सेम है और फोर्स इज सेम, बट रिप्रेजेंटेशन इन दो सिस्टम, इन SI और CGS सिस्टम में दोनों में रिप्रेजेंटेशन अलग अलग आ गई। यहाँ पे स्क्वायर लगाना मत भूलना। देयरफॉर x²/10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹। ठीक है, x²/this1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x² इज इक्वल टू 9 × 10⁹ × 10⁹। ठीक है, x इज इक्वल टू √9 × 10⁹, तो एक 9 जो है यह 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 × 10⁹, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 3 × 10⁹। तो x जो है इसको बोलते हैं, जो माना है हमने, स्टेट कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम इस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये वैल्यू हमने यहाँ पे कर ली कैलकुलेट। क्लियर हो गया, तो ये सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूले से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आ जाता है व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए एक चार्ज है और किसी इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरे जो चार्जेस हैं उनके क्लाउड के बीच में है, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो फोर्स है वो कैसे हम ऐड अप करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये आर्टिकल जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ये क्या है, इसको हमने करना है कि सपोज एक चार्ज है, ये आपके पास इसमें Q1 है, Q2 है, Q3 है, ऑल आर पॉजिटिव चार्जेस, एंड Qn ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, इसको हम डेल्टा Q बोलते हैं +1। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, डेल्टा Q इज अ टेस्ट चार्ज। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन दी क्लाउड। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी वो फोर्स किसके बराबर होगी, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द फोर्स। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कि सपोज मान कर लेते हैं, यहाँ पे ये R1 है, इसके ऊपर R2 है, R3 है, डिस्टेंस सेपरेशन जो है चार्ज की। ठीक है, तो एज पर द कूलम्स लॉ फोर्स F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 डेल्टा Q अपॉन R1²। F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 डेल्टा Q अपॉन R2²। Similarly, Fn is equal to 1/4πε0 Qn डेल्टा Q अपॉन Rn²। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, कि इसके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस। ठीक है, देयरफॉर नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 F2 F3
ठीक है। F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन प्लस Fn, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू इज आउटसाइड Q1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर, ठीक है। इसको नोटेशन में हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रेस चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस ऑल वन, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सरफेस के ऊपर जो है जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ठीक है। तो सरफेस हमारे पास आर्टिकल कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें जैसे हम मान लेते हैं कि A प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, चार्ज के ऊपर बीच के डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, सपोज इट इज़ वेरी वेरी लेस अनकाउंटेबल, देन इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीन टाइप का होता है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आर्टिकल हम आगे करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये हमारे पास सरफेस है इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लाइन आ गई, ये ऐसा आ गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमारे पास आ गया ये वॉल्यूम आ गया, जैसे हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि ये आ गया, इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसे हम वॉल्यूम कर देते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी जो डिनोट करते हैं उसके हम लैम्डा डिनोट करते हैं, इसको हम सिग्मा डिनोट करते हैं सरफेस के ऊपर, और वॉल्यूम को रो करते हैं। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। चार्ज जैसे मान लीजिए इसमें डी क्यू चार्ज है और डी एल लेंथ के ऊपर है, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, और डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ठीक है। तो डी क्यू चार्ज किसके बराबर आ जाएगा? इस लेंथ में चार्ज डेंसिटी इनटू दिस वन। सिमिलरली सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा हमने ds मान लिया इसको, तो ds में कितना चार्ज है, तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, और डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी ये आ जाएगी रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू रो डी बी। इनके ऊपर हम आगे आर्टिकल करेंगे, ठीक है। एक इंटीग्रेशन का थोड़ा सा रेपिटेशन आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन के नोटेशन में आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन के नोटेशन जो है कई बार हमें वो पता नहीं लगता कि एक सिंगल लाइन लगी है, डबल लाइन लगी है इंटीग्रेशन की, या ट्रिपल लाइन लगी है। तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अंडरस्टूड इफ इट इज़ द नोटेशन ऑफ दिस सिंगल वन, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास डी एल, लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल कर दिया तो आ गया हमारे पास डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर हमने ट्रिपल कर दिया, डी बी लिख दिया, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये ऐसे नोटेशन लगे होते हैं। तो नोटेशन में इस टाइप का भी ख्याल रखना है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। अगर हम इसको इस टाइप में ऐसे भी लगा होगा कई जगह और इस टाइप में भी लगा होगा, तो ये जो सर्कल है इट रिप्रेजेंट द क्लोज्ड, सर्कल रिप्रेजेंट द क्लोज्ड, जैसे सिंगल है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल एंड क्लोज्ड वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लोज मीन्स जो उस सर्कल में है, जितने जैसे लाइन है तो पूरी लाइन जो क्लोज्ड लाइन है उसमें, सरफेस है तो क्लोज सरफेस में, और वॉल्यूम है तो क्लोज वॉल्यूम में। जहाँ जहाँ भी ये इन्वॉल्व होगा तो ऐसे ही मैं बताऊंगा कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज लाइन इंटीग्रल है, क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल है, या फिर विदाउट सर्कल है तो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ये चीज़ें जो है नोटेशन भी याद रखने हैं। इन्हीं के साथ में आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त कर देता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो आप जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू बने रहिए ताकि हम इन टच जो है सभी आर्टिकल से जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।